अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 6 MFA चैप्टर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ था, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आलमोस्ट सारा चैप्टर हम कवर कर चुके। एक लास्ट पेज पे कोई 3-4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कवर करके इसको प्रॉपर्ली वाइंड अप करते हैं। यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अपीयर हो सकता है। इनफैक्ट आएगा ही आएगा। क्या थे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में? हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े कि हमें इक्विटी या डेट में से कौन से सोर्स पे जाना चाहिए। फिर जो दो मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, पहले इक्विटी की डिटेल हमने पढ़ी। इक्विटी शेयर होल्डर से आती है। शेयर होल्डर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होते हैं। दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया 4-5 पॉइंट में। फिर इक्विटी के अंदर हमने मेथड ऑफ फ्लोटेशन मीन इशूइंग शेयर्स पढ़ लिए। IPO, प्राइवेट प्लेसिंग, AIM, इंट्रोडक्शन, राइट इशू और बोनस इशू। और यहाँ तक हमारा इक्विटी का पार्ट खत्म हो गया था। फिर हम डेट में गए। डेट में हमने पढ़े शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट हमने कवर किए। शॉर्ट टर्म डेट में क्या था हमारे पास? OD बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म डेट में हमारे पास ट्रेजरी बिल्स था। शॉर्ट टर्म डेट में हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था। शॉर्ट टर्म डेट में हमारे पास कमर्शियल पेपर है। और शॉर्ट टर्म डेट में हमारे पास ट्रेड क्रेडिट भी है। और ट्रेड क्रेडिट के हमने कुछ एडवांटेज भी पढ़ लिए और कुछ डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लिए। फिर हम मूव हो गए कहाँ पे? लॉन्ग टर्म डेट में। लॉन्ग टर्म डेट में हमारे पास बैंक लोन है, लोन नोट है, और बैंक लोन और लोन नोट को हमने कुछ 4-5 पॉइंट में डिफ्रेंशिएट कर लिया। लॉन्ग टर्म डेट में हमारे पास डिबेंचर है। लॉन्ग टर्म डेट में हमारे पास बॉन्ड्स है। लॉन्ग टर्म डेट में हमारे पास यूरो बॉन्ड है। लॉन्ग टर्म डेट में हमारे पास वारंट है। और इनकी डिटेल हमने सबकी कवर कर ली। फिर हमने देखा जी कि लॉन्ग टर्म डेट जो है इसमें रिडीमेबल इरिडीमेबल डेट भी होता है, कन्वर्टिबल डेट भी होता है। क्या ख्याल है? फिर कन्वर्टिबल के हमने कन्वर्टिबल डेट के एडवांटेज डिसएडवांटेज फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिए। कन्वर्टिबल डेट के एडवांटेज डिसएडवांटेज फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस कर लिए। फिर हमने ओवरऑल डेट चूज करते वक्त किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है, वो 4 फैक्टर्स हमने पढ़ लिए। फिर ओवरऑल डेट के फायदे नुकसानात क्या हो सकते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हमने। और फिर डेट के फायदे नुकसानात पढ़े हमने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ तक हमारा डेट का एरिया जो है वो भी कंप्लीट हो गया था। फिर हम आगे मूव हो गए इस्लामिक फाइनेंसिंग में। और इस्लामिक फाइनेंसिंग के फीचर्स हमने पढ़े कि रिबा जो है वो प्रोहिबिटेड है। इस्लामिक फाइनेंसिंग एसेट बेस्ड ट्रांजैक्शन को जो है वो प्रमोट करती है। इस्लामिक फाइनेंसिंग जो है वो क्या करती है? रोकती है बिजनेस करना। किसमें? हराम मीन्स ऑफ बिजनेस में। हराम मीन ऑफ बिजनेस मीन गैम्बलिंग है, तो उसमें बिजनेस करना जो है इस्लामिक फाइनेंस रोकती है। और इस्लामिक फाइनेंस क्या कहती है कि पार्टनरशिप इन प्रॉफिट है, लॉस में पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? लॉस अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट रेशियो ही कंट्रीब्यूट किया जाएगा। 4 हमने मोड्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंसिंग पढ़ लिए। मुदारबा, रब्बुल माल पैसा देगा, मुदारिब एफर्ट्स देगा मीन ह्यूमन कैपिटल देगा। दोनों एग्रीड प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, लॉस की सूरत में जिसकी जितनी % इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही लॉस फाइनेंशियल बेयर करेगा। रब्बुल माल की अगर 100% जो है वो इन्वेस्टमेंट है तो 100% फाइनेंशियल लॉस रब्बुल माल जो है मीन बैंक जो है वो बेयर करेगा। जो मुदारिब है इसकी क्या जाएंगी? एफर्ट्स, स्किल्स जाएंगी, टाइम जाएगा। फिर हम देखा जी मुदारबा 2 तरह का होता है, रिस्ट्रिक्टिव, अनरिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव में इंटरफेरेंस है डिसीजन मेकिंग में, इन्वॉल्वमेंट है डिसीजन मेकिंग में किसकी? रब्बुल माल की। जबकि अनरिस्ट्रिक्टिव में नो इंटरफेरेंस, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रब्बुल माल इन डिसीजन मेकिंग। मुदारिब के पास फ्री हैंड है, लेकिन फ्री हैंड में उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना है, हराम मीन्स ऑफ बिजनेस को अवॉइड करना है। और अगर इसने हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की या हराम मीन्स ऑफ बिजनेस की सूरत में लॉस हुआ तो फिर मुदारिब को ही बेयर करना पड़ेगा। दूसरा इस्लामिक फाइनेंसिंग का मोड था हमारे पास मुशारका। मुशारका क्या है? पार्टनरशिप 2 लोगों के बीच में, जिसमें दोनों क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दोनों बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, मीन दोनों बिजनेस चला रहे हैं। प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू एग्रीड रेशियो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन लॉस अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तीसरा मोड था हमारे पास इस्लामिक फाइनेंसिंग का इजारा। इजारा क्या था? जस्ट लाइक लीज, एक लैसॉर ने एक एसेट जो है वो लैसी को दिया है, लैसी उसे यूज़ कर रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट नहीं क्या पे कर रहा है? रेंट पे कर रहा है। क्यों? इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर। अब इस लीज का कन्वेंशनल लीज से कैसे डिफरेंस है? एक तो इंटरेस्ट का डिफरेंस है कि उधर इंटरेस्ट होता है जबकि इधर रेंट होता है। क्या ख्याल है? इजारा में क्या होता है कि सेल और लीज के दो सेपरेट एग्रीमेंट होने चाहिए, मीन रेंट का सेपरेट एग्रीमेंट, सेल का सेपरेट एग्रीमेंट। कन्वेंशनल लीज में एक ही एग्रीमेंट होता है सेल का और लीज का, लेकिन इस्लामिक फाइनेंसिंग इजारा क्या कहता है कि नहीं, सेपरेट एग्रीमेंट होने चाहिए। कन्वेंशनल लीज में पेनल्टी चार्ज करता है लेसर किसको? लैसी को, अगेंस्ट लेट पेमेंट, लेकिन इजारा पेनल्टी अलाउ नहीं करता, मीन लेसर लेट पेमेंट की सूरत में लैसी को पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकता, मीन लेट पेमेंट अलाउड है इन इजारा। क्या ख्याल है? कन्वेंशनल लीज में लेसर के पास राइट होता है, लीगल राइट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होता है कि वो लीज एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है जब चाहे। ओबियसली कभी पेमेंट लेट हुई, 1 2 3 लेट हो गई, नहीं मिल रही, तो वो लीज एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, मीन अपना एसेट वापस ले सकता है। जबकि इजारा क्या कहता है कि टर्मिनेशन का राइट किसी एक पार्टी के पास नहीं, टर्मिनेशन ऑफ लीज एग्रीमेंट जो है वो दोनों पार्टीज़ की म्यूचुअल कंसेंट से होगी। सो 4 मेन डिफरेंसेस हैं। इंटरेस्ट की जगह पे रेंट है, रिबा नहीं, इंटरेस्ट नहीं, रेंट। 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लीज के और सेल के। पेनल्टी चार्ज नहीं हो सकती और टर्मिनेशन राइट किसी एक पार्टी के पास नहीं, बोथ म्यूचुअली जो है वो टर्मिनेशन डिसाइड करेंगे। फिर हम चले गए मुराबहा। मुराबहा क्या है? एक सेल एग्रीमेंट है बिटवीन सेलर एंड बायर। सेलर कौन हो सकता है? बैंक भी हो सकता है जो आपको एक एसेट कहीं से बाय करके सेल कर रहा है। लेकिन मुराबहा क्या कहता है कि उसमें क्लियर होनी चाहिए टर्म्स सारी की सारी कि कितनी कॉस्ट सेलर को पड़ी है उस एसेट की या प्रोडक्ट की जो वो डिलीवर कर रहा है बायर को, उसमें कितना वो प्रॉफिट चार्ज कर रहा है वो डिस्क्लोज होना चाहिए। पेमेंट्स जो हैं वो लमसम भी हो सकती हैं, इन इंस्टॉलमेंट भी हो सकती हैं। लेकिन आगे कुछ फीचर्स थे। फीचर्स क्या थे कि एट द टाइम ऑफ सेल जो है वो एसेट एग्जिस्ट करना चाहिए। एट द टाइम ऑफ सेल जो है वो एसेट फिजिकल पोजेशन ऑफ द सेलर होना चाहिए। कोई कंटिजेंसी की बेस पर जो है वो सेल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। एसेट चोरी हो गया तो जब मिलेगा मैं डिलीवर कर दूंगा, नहीं, ऐसी ट्रांजेक्शन वाइड होंगी। क्या ख्याल है? फिर क्या होना चाहिए? कोई वैल्यू, प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू होनी चाहिए उस एसेट की, मीन हवा में ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने इस्लामिक फाइनेंस भी कवर कर लिया था। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पेज पे, एक टॉपिक है कुछ अदर कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी हैं, मीन कुछ और भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। क्या है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या है? कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करते हैं? फंड प्रोवाइड करते हैं। फंड प्रोवाइड करते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती हैं? ऐसे बिजनेस जो यंग एंटिटीज़ हैं। यंग मीन बिजनेस चल तो गया है, मीन अभी स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप का मतलब क्या? नया बिजनेस, उसे ये फंड प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नया बिजनेस जिसके पास कोई यूनिक आइडिया है और इन्हें नज़र आ रहा है कि इस आइडिया के ऊपर वाकई ही ये बिज़नेस एक्सेल कर सकता है, तो ये क्या करेंगे? उसे फंड प्रोवाइड करेंगे। कौन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। या किसी यंग एंटिटी को, यंग एंटिटी मीन एक बिज़नेस बन गया है लेकिन आगे उसको एक्सपेंशन के लिए फर्दर जो है वो फंड्स चाहिए और उसमें पोटेंशियल भी नज़र आ रहा है एक्सपेंशन का, तो ये उस यंग एंटिटी को क्या करेंगे? पैसा देंगे। या ये पैसा देते हैं किसको? किस सूरत में? मैनेजमेंट बाय आउट। मैनेजमेंट बाय आउट क्या है कि एक बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा था, उसके ऑनर को सपोज बाहर जाना है या कुछ भी वजह बनी, वो अपना बिज़नेस छोड़ना चाहता है, बेचना चाहता है, तो उसकी जो मैनेजमेंट के लोग हैं अगर उन्होंने सोचा कि हम इस बिज़नेस को बाय कर लेते हैं, क्यों? उसके अंदर पोटेंशियल है और वैसे भी मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस भी है, चला भी रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं है बाय करने के लिए, तो मैनेजमेंट को पैसा कौन प्रोवाइड करेगा? वेंचर कैपिटलिस्ट मीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? बिजनेस के अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है, मीन मेच्योर बिजनेस है। क्यों? मैनेजमेंट ऑलरेडी बिजनेस को मैनेज कर रही थी और उन्हें आगे भी मैनेज करना आता है। सो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं कौन?
कोई स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, मीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो नए बिजनेसेस में जिनमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, जो फ्यूचर में शायद ग्रो कर सकते हैं, या यंग एंटिटीज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस में आगे ग्रोथ का चांस नज़र आ रहा है, या मैनेजमेंट बाय आउट मीन मैनेजमेंट ऑनर से बिजनेस को खरीदना चाहती है लेकिन पैसे नहीं है, तो पैसा कहाँ से लिया जाएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन वेंचर कैपिटलिस्ट से। हाँ, ये वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा देंगे लेकिन कोई दो इनकी शर्तें होती है। क्या ज़रूरी होता है वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लेने के लिए? एक तो आपने इनको बिजनेस प्लान जो है वो अपना कम्युनिकेट करना है कि आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे आप बिजनेस चलाओगे, कैसे आप प्रॉफिट कमाओगे, क्या आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे, कैसे बिजनेस एक्सपैंड होगा। तो एक तो बिजनेस प्लान इनको देना। दूसरा, इनको आपने बताना होता है एग्जिट रूट। एग्जिट रूट मीन वेंचर कैपिटलिस्ट इस बिजनेस से अपना पैसा निकाल कैसे सकता है। क्यों? ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके पास अपना नहीं दूसरों का पैसा होता है, तो दूसरों का पैसा ये आगे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं हाई रिटर्न के लिए। तो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से एक तो पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए इनको स्ट्रैटजी मीन आपका बिजनेस प्लान चाहिए। और इनका पैसा अपना है नहीं, किसी का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी वापस भी मांग सकते हैं, तो इसलिए पैसा निकालने का एग्जिट रूट भी इनको बताना होता है। लाइक फ्यूचर में जब बिज़नेस एक्सपैंड हो जाएगा तो हम कंपनी के शेयर इशू करके क्या करेंगे? पैसा निकाल के इनको वापस दे देंगे। तो इस तरह का हमने एग्जिट रूट भी बताना होता है। हाँ, जो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं कितने टाइम पीरियड के लिए करते हैं? 3 to 7 ईयर्स के लिए करते हैं। मिनिमम 3 मैक्सिमम 7 ईयर्स मीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कितनी? 3 to 7 ईयर्स के लिए। सो वेंचर कैपिटलिस्ट के ये 4 पॉइंट हमें लर्न करने। कौन है, क्या चाहिए इन्हें, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कहाँ पे ये एप्रोप्रिएट हैं, मीन कहाँ पे ये पैसा प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट बाय आउट की सूरत में, या बिजनेस एक्सपेंशन मीन कोई यंग एंटिटी मीन ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है लेकिन उसको अपनी एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, तो ये प्रोवाइड करेंगे। सो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है? कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बिजनेस को फंड अगर ऑर्गेनाइजेशन की बजाय कोई बंदा प्रोवाइड कर रहा है, मीन कोई मलिक रियाज जैसा बंदा जो है वो फंड प्रोवाइड कर रहा है, मियाँ मंशा जैसा बंदा प्रोवाइड कर रहा है, मीन कोई वेल्दी इंडिविजुअल जो है वो भी बिज़नेस को फंड प्रोवाइड करते हैं। कैसे? बिज़नेस को जहाँ पे उन्हें नज़र आ रहा था कि पोटेंशियल है और यहाँ से रिटर्न कमाया जा सकता है। तो अगर बंदा कोई फंड प्रोवाइड कर रहा है तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? बिजनेस एंजल्स का नाम दिया जाएगा। मीन बिजनेस के लिए क्या बन गया? फरिश्ता बन गया जिसने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आपको फंड प्रोवाइड कर दिया। तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या है? कोई पर्सन है। मीन कोई वेल्दी इंडिविजुअल है जो इक्विटी शेयर परचेज कर रहा है, मीन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पार्टिसिपेट ये नहीं करेगा बिजनेस की मैनेजमेंट में, इतने कॉमन नहीं होते। मीन लोग किसी की कंपनी में पैसा ज़्यादातर अगर है भी तो इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन समटाइम मिल जाते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हाँ, कहाँ पे ये बिज़नेस एंजल एप्रोप्रिएट होंगे? एक ऐसा बिज़नेस जो छोटा है या एक ऐसा बिज़नेस जो नया स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है, तो ये फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? जो स्टार्ट करने वाले उनके पास शायद फंड शॉर्टेज है, तो ये फिर क्या करेंगे? कोई पर्सन जब पैसा देगा तो बिज़नेस एंजल है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब पैसा देगा तो उसे क्या नाम दिया गया है? वेंचर कैपिटलिस्ट का। अदर कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमारे पास 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और भी हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स। प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या हैं? कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो क्या कर रहे हैं? इक्विटी की फॉर्म में बिज़नेस को पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। इक्विटी की फॉर्म में बिज़नेस को पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं? लाइक कोई प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो बिज़नेस को बाय करना चाहते हैं कि उनके अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है। बिज़नेस को बाय क्यों करना चाहते हैं? कि उन्हें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, या उन्हें नज़र आ रहा है कि इस बिज़नेस में हम डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मीन मेनली अपना होल्डिंग पावर इंक्रीज़ करने के लिए जब कोई बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? प्राइवेट इक्विटी फंड्स। ऑलरेडी वही इक्विटी ही है, इक्विटी के थ्रू फाइनेंसिंग करना। जो एक और चीज़ है वो क्या है? एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल। एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल। एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल क्या है? एक बिज़नेस है जो चल रहा है, बिज़नेस में हालात थोड़े बुरे हुए, आपने लोन लिया, लोन लेके भी हालात ठीक नहीं हुए, आपने और लोन ले लिया, फिर भी हालात ठीक नहीं हुए, आपने और लोन ले लिया लेकिन अभी भी हालात बेहतर नहीं हुए।
क्यों? पीछे कोरोना आता रहा तो कोरोना की सूरत में हालात ठीक नहीं हो तो बिज़नेस अब बहुत बुरे हालात में चल रहा है, लेकिन पैसा चाहिए। हाँ, अगर पैसा आ जाए तो शायद फ्यूचर और अच्छा हो सकता है, बंद नहीं करना ठीक। अब बिज़नेस अगर कहीं से पैसा लेने जाता है तो कोई पैसा नहीं देगा, क्यों? ऑलरेडी इतने लोन ले लिए हैं कि आपकी गियरिंग टू मच हाई हो चुकी है, तो बैंक पैसा देने के लिए विलिंग नहीं है। जब गियरिंग हाई है तो हाई रिस्की बिजनेस है, तो शेयर होल्डर भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग नहीं है। लेकिन बिज़नेस को पैसा चाहिए, क्यों? पैसा आएगा, बिज़नेस नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहाँ से प्रॉफिट निकलेगा, तो बिज़नेस क्या करेगा? वो पिछले लोन पे कर सकेगा और आगे भी अपना फ्यूचर चला सकेगा। तो बिज़नेस क्या करेगा? अब पैसा चाहिए, ना तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर दे रहे हैं, ना तो कोई बैंक दे रहा है। क्यों? आपकी गियरिंग बहुत ज़्यादा हाई है और आपको एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, मीन कोई नया प्लांट लगाना है। क्यों? वहाँ से आपको बेनिफिट ज़्यादा जनरेट होता नज़र आ रहा है, जिससे आपके सारे पिछले गुनाह मीन लोन जो है वो माफ़ हो सकते हैं, मीन पे बैक हो सकते हैं। तो बिज़नेस क्या करेगा? एक अपना छोटा कोई और बिज़नेस क्रिएट करेगा। मीन ये बिज़नेस क्या था? सपोज बिज़नेस ए था, ए बिज़नेस। अब इसके हालात जो हैं वो बहुत बुरे हो चुके हैं, लोन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसको आगे एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन कोई देने के लिए राज़ी नहीं है, ना तो कोई बैंक, क्यों? गियरिंग बहुत ज़्यादा हाई है और गियरिंग हाई होने की सूरत में रिस्की है कंपनी बहुत ज़्यादा, तो कोई शेयर होल्डर भी पैसा देने के लिए रेडी नहीं है। तो ये ए बिज़नेस क्या करेगा? एक और अपना छोटा सा बिज़नेस क्रिएट करेगा, सपोज बी बिज़नेस। एक नया बिजनेस, और क्या करेगा? अपने कुछ एसेट्स जो हैं, अपने कुछ एसेट्स जो हैं वो इसमें रखवा देगा, अपने कुछ एसेट जो हैं इसमें रखवा देगा, और इसके थ्रू क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा। मीन बी बिजनेस अब बैंक में क्या करेगा? लोन अप्लाई करेगा। और ये नया बिजनेस है, अगर ये कोई अच्छा आइडिया देगा, बैंक को इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो बैंक क्या करेगा? इसे लोन दे देगा, या ये लोन वेंचर कैपिटलिस्ट से भी ले सकता है। और इसको जो लोन मिलेगा, छोटा बिजनेस है, स्टार्टअप बिजनेस है, तो रेट भी लो होगा। किस रेट पे मिलेगा? लो रेट पे मिलेगा। अब ये बिजनेस को जो लोन मिलेगा, ये क्या करेगा? ट्रांसफ़र कर देगा किसको? ए कंपनी को, और ए कंपनी क्या करेगी? वो जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी थी वहाँ पे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके आगे बिजनेस को चला सकेगी। ये जो एक बिजनेस ने फंड्स लेने के लिए, क्यों? अपने पे रिस्ट्रिक्शंस थी, फंड ले नहीं सकता था, तो फंड लेने के लिए ये जो एक सेपरेट छोटा बिजनेस यूनिट क्रिएट किया है ताकि उसके थ्रू फंड जनरेट कर सके, इसको नाम दिया जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, SPV। स्पेशल पर्पस व्हीकल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? एक बिजनेस जिसको फंड चाहिए लेकिन ले नहीं सकता, क्यों? रिस्ट्रिक्शन है, गियरिंग बहुत ज़्यादा हाई है, बैंक मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, शेयर होल्डर भी मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बिजनेस के पास अपॉर्चुनिटी है कि एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा के सारे गुनाह धुलवाए जा सकते हैं, मीन सारे मसले ख़त्म किए जा सकते हैं, लेकिन पैसा कहीं से मिल नहीं रहा। तो ये पैसा लेने के लिए क्या करेगा? एक छोटा बिजनेस यूनिट क्रिएट करेगा, मीन को एक और कंपनी फॉर्म करेगा, अपने ही एसेट उधर ट्रांसफ़र कर देगा। कैसे ट्रांसफ़र कर देगा? सपोज इसके शेयर बाय करके, लेकिन है ये ऑनरशिप किसकी? इसी बिजनेस की। तो अब ये जो छोटा बिजनेस इसने क्रिएट किया, इसे क्या नाम दिया गया है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू क्या करेगा? पैसा बैंक से सपोज लोन लेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लेगा, क्यों? एक नया स्टार्टअप बिजनेस है, और वो पैसा कहाँ पे ले जाएगा? अपने मेन बिजनेस में, ताकि वो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से कमा के पिछले सारे गुनाह धुलवाए जा सके। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती है? अब सपोज इस बिजनेस को पैसा चाहिए था, तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करके लोन लेके भी पैसा ले सकता है। क्या ख्याल है? लेकिन अगर चांसेस नज़र आ रहे हैं कि शायद लोन भी नहीं मिलेगा, तो एक और सिचुएशन में भी ये पैसा ले सकता है। वो दूसरी सिचुएशन क्या है? उसे नाम दिया जाता है एसेट बेस्ड सिक्योरिटी, एसेट्स बेस्ड सिक्योरिटी, ABS।
एसेट बेस्ड सिक्योरिटी क्या है कि ए बिजनेस ने किसी प्रोजेक्ट में इन पैसा लगा के वहां से कमा के अपनी हालत को बेहतर बनाना है, तो क्या किया इसने, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में एक दूसरा बिजनेस यूनिट क्रिएट किया। अब वो जो नया प्रोजेक्ट है उसमें पैसा लगाना है, लाइक कहाँ पे लगाना है, कोई मशीनरी पे लगाना है जिसके थ्रू चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, चीज़ें प्रोड्यूस होगी तो फ़ायदा मिलेगा। तो ये क्या करेगा, वो मशीनरी, वो एसेट अपना कहाँ पे क्रिएट करेगा, इस बी बिजनेस के अंदर। मीन अपना एसेट कहाँ पे लगाएगा, बी बिजनेस के अंदर। और क्या करेगा, उस बी बिजनेस की बेस पर, उस बी बिजनेस के बेनिफिट्स की बेस पर डिफरेंट सिक्योरिटीज जो है वो इशू करेगा। मीन छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो बना देगा सिक्योरिटीज के, कोई एक आध पार्ट मेजर जो है वो अपने पास रख लेगा, बाकी छोटे छोटे पार्ट्स बना देगा सिक्योरिटीज के, और ये सिक्योरिटीज क्या करेगा, सेल कर देगा मार्केट में। और ये सिक्योरिटीज के ऊपर क्या देगा, क्या रिटर्न की फॉर्म में इस एसेट का जो बेनिफिट होगा वो इन सिक्योरिटी होल्डर को मिलेगा। मीन एसेट जितना भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, जिसके पास जितने परसेंट सिक्योरिटी है वो उतने परसेंट बेनिफिट लेता चला जाएगा। ये जो एसेट के बेनिफिट की बेस पर, मीन एसेट ने चलना है और उसने बेनिफिट देना है, उसकी बेस पर जो सिक्योरिटी होल्डर को पैसा दिया जा रहा है, इसे क्या नाम दिया जाता है, एसेट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन। एसेट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन ये भी कैसे हो रहा है, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू ही हो रहा है। मीन पैसा लेने के लिए या तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करके बैंक से लोन लेके पैसा ले लेगा और पैसा फिर इधर ट्रांसफर हो गया, या फिर ये क्या करेगा, बैंक से लोन लेने की बजाय क्या करेगा, अपना एसेट जो है इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर रखेगा और उसकी बेस पर क्या करेगा, उसके बेनिफिट्स की बेस पर सिक्योरिटीज इशू कर देगा। किसको, मार्केट में इन्वेस्टर को। हाँ, एक मेजर पार्ट अपने पास रखेगा ताकि उसका बेनिफिट खुद भी मिलना चाहिए, बाकी जितना एसेट से बेनिफिट होगा वो सिक्योरिटी होल्डर में इन्वेस्टर को क्या करता चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करता चला जाएगा। तो ये भी एक फंड लेने का मेथड है। सो एसेट सिक्योरिटाइजेशन, एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल मीन एसेट बेस्ड सिक्योरिटी बना के सेल करके पैसा लेना एक मेथड है, सोर्स ऑफ फाइनेंस है। या स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करके उसके थ्रू लोन ले लेना बैंक से, तो ये भी क्या है, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्या ख्याल है, ये क्लियर होता है? क्या आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस को फ्यूचर कैश फ्लो इंक्रीज करने के लिए, मार्केट सिक्योरिटीज इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहे हो, स्पेशल पर्पस व्हीकल में जा रहे हो, जिसमें कंपनी ए ने सेटअप की कंपनी बी स्पेशल पर्पस व्हीकल और अपने एसेट उसमें ट्रांसफर किए। कंपनी बी ने क्या किया, कुछ सिक्योरिटीज इशू की इन्वेस्टर को एसेट बेस्ड, और वहां से जितना भी कैश आया वो ट्रांसफर कर रही है कंपनी बी, किसको, कंपनी ए को। ये बात समझ आती है? और ये एसेट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मीन एसेट्स के बेनिफिट की बेस पर सिक्योरिटीज इशू करना, मीन एक तरह के बॉन्ड इशू करना जिसका रिटर्न क्या मिलेगा, एसेट का जो रिटर्न होगा उसके अकॉर्डिंगली। मीन बॉन्ड का रिटर्न एसेट के रिटर्न के साथ लिंक हो गया, इसे क्या नाम दिया जाता है, एसेट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन का। क्या ख्याल है? सो ये हमारे पास कोई 4 अदर कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थे। एक वेंचर कैपिटलिस्ट, दूसरा बिजनेस एंजल्स, तीसरा प्राइवेट इक्विटी फंड्स, और चौथा एसेट सिक्योरिटाइजेशन, एसेट बेस सिक्योरिटी इशू करके या स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करके उसके थ्रू लोन लेके। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस खत्म हो गया, लेकिन एंड पे एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। एक बिजनेस क्या, एक बंदा भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। आपके पास सपोज कोई सरप्लस पैसा पड़ा है, आप चाहते हो कहीं पे इन्वेस्ट कर दें, क्यों, वैसे भी तो पड़ा है, कहीं इन्वेस्ट कर दें बढ़ जाएगा। तो आपने क्या किया, कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद ली, कहीं पे कोई प्लॉट ख़रीद लिया या कोई घर ख़रीद लिया, ताकि फ्यूचर में इसकी प्राइस ज़्यादा होगी तो मैं बेच दूंगा तो मेरा पैसा पड़ा पड़ा बढ़ गया। ये जो आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई प्लॉट ले लिया जहाँ पे आपने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दी, इसे क्या नाम दिया जाता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या आप खुद इन्वेस्टमेंट करने की बजाय किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, खुद इन्वेस्टमेंट करने के बजाय किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। किसी के थ्रू, किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक चीज़ होती है म्यूचुअल फंड, इसका नाम सुना हुआ है, म्यूचुअल फंड।
म्यूचुअल फंड क्या है? कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्या करती हैं, लोगों से पैसा लेके आगे किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती हैं। क्यों? इंडिविजुअल पीपल शायद उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, लोगों का पैसा पूल अप अमीन इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? जितना बड़ा प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना बेनिफिट भी वहाँ से ज़्यादा मिलता है। और अगर इंडिविजुअल उतने बड़े प्रोजेक्ट में लाइक कोई ट्रिलियंस डॉलर की प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, इंडिविजुअल नहीं कर सकते, तो फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू किया जाता है। हाँ, आप डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्यों? डायरेक्ट करेंगे शायद उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, ना हमारी उतनी औकात है कि हम बड़े प्रोजेक्ट में कर सकें, तो इनके थ्रू बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। क्या ख्याल है? तो ये म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डायरेक्टली नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो? इनडायरेक्टली कर रहे हो। मीन ये एक बड़ा प्रोजेक्ट, सपोज 10 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, वहाँ से रिटर्न मिलना है, तो ये क्या करेंगे, उस 10 ट्रिलियन के छोटे 1 मिलियन के पार्ट बना देंगे। मीन किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी है इस प्रोजेक्ट में तो 1 मिलियन का एक पार्ट ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, जितनी उसकी औकात है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न भी उतनी % से मिल जाएगा। तो खुद से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना किसी एसेट में, किसी प्रॉपर्टी में, वो डायरेक्ट है। खुद से नहीं, किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना, ये क्या है, लाइक म्यूचुअल फंड में इनडायरेक्ट है। अब खुद इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा रिस्की है। ये म्यूचुअल फंड कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनकी प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, तो ये थोड़ी लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट है रिस्क को कवर करने के लिए। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को उसने थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप होल प्रोजेक्ट एक्वायर करोगे, मीन पूरी प्रॉपर्टी एक्वायर करोगे, जबकि म्यूचुअल फंड में आप क्या करोगे, होल नहीं, प्रोजेक्ट का एक पार्ट एक्वायर करोगे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी कम होती है, मीन पैसा आप फौरी नहीं निकाल सकते। क्यों? फौरी निकालने के लिए वैसेट बेचना पड़ेगा और बेचने के लिए आपको बीच में कोई मार्केटिंग करना पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, कोई ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, फिर जाके पैसा निकलेगा। जबकि इनडायरेक्ट में ये म्यूचुअल फंड बैंक के थ्रू आप बाय करते हो और बैंक के थ्रू ही वहाँ से आप पैसा निकलवा भी सकते हो, मीन मोर लिक्विड है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो कहता है जी कि लॉन्ग टाइम पीरियड चाहिए बेनिफिट लेने के लिए, जबकि इसमें शॉर्ट पीरियड में भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोर रिस्की है, जबकि इधर एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जो रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्या होती है, लेस रिस्की है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम थोड़ा सा बता सकते हैं, इनके डिफरेंस 2-3 बता सकते हैं। चौथा डिफरेंस साथ रिस्क का बता दो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और दिया गया है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि अगर आप करंट कंट्री, अपने कंट्री की बजाय दुबई में जाके किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये क्या है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या ख्याल है? किसी नए बिजनेस को खरीद रहे हो दुबई में, तो ये क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नहीं, अपना बिजनेस पाकिस्तान में बड़ा फैल गया, अब आपने सोचा दुबई में भी ऐसी ही कम्युनिटी है, ऐसा ही कस्टमर है जैसा पाकिस्तान में हमारा, तो दुबई में भी हमारा बिजनेस चल सकता है। तो आपने दुबई में जाके अपने बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड किया, मीन नई ब्रांच खोली, तो ये भी क्या है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मीन अदर कंट्री में जाके कोई नया बिजनेस यूनिट क्रिएट करना, नया बिजनेस यूनिट वहाँ पे ख़रीदना, या अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट ही वहाँ पे एक्सपैंड करने के लिए वहाँ पे ब्रांच खोलना, ये क्या है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो क्या पढ़ा हमने इस लास्ट पेज के ऊपर, वेंचर कैपिटलिस्ट 3-4 पॉइंट, बिजनेस एंजल के 4 पॉइंट, प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या हैं, एसेट सिक्योरिटाइजेशन में स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है, एसेट बेस्ड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस, और आगे FDI, और यूँ हमारा ये चैप्टर 11 जो है वो ख़त्म हो गया। आज के बुक के अंदर ये कोई 27 पेजेस थे, इनको मैंने शॉर्ट करके 14 पेजेस पे ले आया हूँ। अब इसको और शॉर्ट नहीं किया जा सकता, तो ये 14 पेजेस आपको कवर करने हैं। इसके अंदर हर एक हेड के अंदर 2-2 जो पॉइंट हैं वो आपको एक दफ़ा रीड करके हाथ से लिखने हैं, ताकि घंटे बाद पता चले भूल गए हैं तो फिर बुक नहीं, नोट्स नहीं, अपना लिखा हुआ यूँ सामने लाना है तो दिमाग में आ जाएगा। वेरी नेक्स्ट डे पता चलेगा भूल गया, फिर अपना लिखा हुआ यूँ सामने लाना है, एक लाइन पढ़ोगे बाकी ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा। अगर ये नोट्स में, बुक्स में रह गया तो फिर हर दफ़ा लर्न करने के लिए उतना ही टाइम लगेगा जितना पहली दफ़ा लगा था। तो प्लीज़ ये 14 पेजेस आपको कवर करने हैं, 5 से 10 नंबर का यहाँ से पेपर अपीयर होगा ही होगा, इसको और शॉर्ट
नहीं किया जा सकता, बस इतना ही रहेगा, ये 14 पेजेस ही रहेंगे। ठीक हो गया। सो चैप्टर 11 हमारा ख़त्म हो गया। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी लेक्चर हमारा ख़त्म नहीं हो रहा, लेक्चर ख़त्म नहीं हो रहा। प्रीवियस क्लास में प्रीवियस टेस्ट हमारा कोई हुआ था, टर्म टेस्ट 1। एवरी वीक हमारा टेस्ट होता है ना, और ये वीक बड़े टेस्ट वाला वीक था, तो हमारा टर्म टेस्ट 1 हुआ कोई 25 मार्क्स का, जिसके अंदर कोई 5 क्वेश्चन थे। आए उनको डिस्कस करते हैं और फिर आगे मूव होते हैं। ये टेस्ट में अगर हम आए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास फॉर 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 6 मार्क्स रिक्वायर्ड अप्लाई टक्कर्स मॉडल ऑन द वेज पॉलिसी ऑफ माहम एक्सपेंशन प्लान। मीन ऊपर माहम का कोई एक्सपेंशन प्लान दिया गया है, उसके ऊपर हमने क्या करना है, टक्कर मॉडल अप्लाई करना है। टक्कर मॉडल अप्लाई करना है मीन टक्कर मॉडल की 5 हेड थे, उन 5 हेड्स को डिस्कस करना है। टक्कर मॉडल अप्लाई करने का मतलब क्या है, हमने 5 हेड जो थे टक्कर मॉडल के वो डिस्कस करनी है। क्या थे वो 5 हेड, अगर आप मुझे वो 5 हेड थोड़े रिवाइज करवा दें, क्या ख्याल है, क्या थे सर 5 हेड? हमने देखना है कि जो डिसीजन है उसका वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, डिसीजन लीगल है या नहीं, डिसीजन फेयर है या नहीं, डिसीजन राइट है या नहीं, और डिसीजन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मीन सस्टेनेबल है या नहीं, सस्टेनेबल है या नहीं, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5 हेड हम देंगे। इज इट प्रॉफिटेबल, तो बात करेंगे प्रॉफिटेबल है या नहीं, इज इट लीगल, इज इट फेयर, इज इट राइट, या इज इट सस्टेनेबल। हम पढ़ते हैं क्या है। कहते माहम बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली एंड शी इज़ द फर्स्ट गर्ल इन हर फैमिली टू कंप्लीट अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो पहली पुत्री है अपनी फैमिली की जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ली है। ऑन हर रिटर्न शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग इन हर नेटिव होम टाउन। मीन वापस आई, सपोज पाकिस्तान से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई तो अपने दादा परदादा के गांव में गई। शी वॉज अमेज्ड बाय द हॉस्पिटैलिटी एंड वॉज शावर्ड विद गिफ्ट्स। तो उसको लोगों ने, बाहर से पढ़ के आई है तो बड़े फूलों के हार शार पहनाए, उसको गिफ्ट शिफ्ट दिए, हैरान रह गई। Once particular gift caught her eye, a beautiful hand woven set of accessories and चद्दर। तो उसको हाथ से बनी हुई कोई चद्दर दी गई, हाथ से बनी हुई कुछ एक्सेसरी लाइक कोई हैंड बैग वगैरह दिए गए, जो पिंडों शिंडों में मिल जाते हैं अच्छे एरियाज़ में और काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। आम मार्केट में उनकी प्राइसेस अच्छी खासी होती हैं, लाइक यूनिक कंसिडर की जाती हैं बाहर के कंट्रीज़ में। सो the intricate design and masterful strokes winning her heart, उसके दिल को भा गई वो चीज़ें। She discovered that making hand woven fabric and embroidery are a common pastime for the women in the village and they are unaware of the potential value of their product। पुराने ज़मानों की माइयाँ फारी वक्त में क्या करती थी, बच्चों के स्वेटर जर्सियाँ जो हैं वो हाथ से ऊन से बुना करती थी। आजकल भी शायद कहीं पे रिवाज होगा, पिंडों शिंडों में होता होगा, शहरों में तो खैर माइयों को आजकल टाइम ही नहीं मिलता ड्रामों से। क्यों, रात को ड्रामे चलते हैं, दिन में भी वो किस्तें चलती हैं, जो रात को मिस हो गया वो दिन में देख लिया। लेकिन पुराने ज़मानों की माइयाँ इस तरह से टाइम स्पेंड करती थी। तो उसने देखा इधर विलेज में भी माइयाँ ऐसे ही काम कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ें बाहर के कंट्रीज़ में कहीं पे, क्योंकि वूल प्योर वूल से ये चीज़ें बनाई जाती हैं, तो बाहर के कंट्रीज़ में इनकी अच्छी खासी वैल्यू होती है, स्पेशली जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं। सो माहम डिसाइडेड टू टेक अ फ्यू
ऑफ द पीसीज एंड मैनेज टू सेल देम एट अ गुड प्राइस। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से इनसे ये चीज़ें बनवा के ले जाती हूँ और वहाँ पे बाहर जाके अच्छी प्राइस पे बिक जाएंगी। So inspired by this success, she decided to set up a distribution center to sell the handcraft made by women in the village to high-end customers. तो बाहर ले गई, एक दो प्रोडक्ट अच्छे दामों पे बिक गई, लोगों ने बड़ी पसंद की। तब उसने सोचा मैं क्यों ना वहाँ से ये चीज़ें बनवा के बाहर के कंट्री में एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना लेती हूँ और वहाँ पे हाई प्राइस पे बेचा करूँगी। यहाँ पे शायद माइयाँ 500 रुपया ले लेंगी, बाहर जाके वो 50,000 पे भी चीज़ बिक सकती है डॉलर्स में। क्यों लोग बड़ा प्रेफर करते हैं, ऐसी चीज़ों को यूनिक कंसिडर की जाती है। सो उसने सोचा जी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मैं बनाती हूँ, ये चीज़ें यहाँ से बनवा के ले जाया करूँगी और बाहर हाई प्राइस पे सेल करूँगी। शी हायर्ड फीमेल वर्कर्स ऑन अ डेली वेज बेसिस। उसने क्या किया, माइयाँ ही हायर्ड कर ली एक जगह पे, ताकि अंडर निगरानी जो है वो क्या करेगी, काम करवाएगी। सो शी हायर्ड फीमेल वर्कर्स ऑन अ डेली वेज बेसिस दैट कन्फर्म्स टू द मिनिमम वेज लॉ। हाँ, जो इस कंट्री का मिनिमम वेज लॉ है उसके अकॉर्डिंगली उनको मिनिमम वेज पे की जा रही है। मीन एक्सप्लॉइट ज़्यादा नहीं किया जा रहा। सो एंड प्रोवाइडेड देम मटीरियल टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ हैंडक्राफ्ट। और वहाँ पे मटीरियल ले, मीन एक तरह का अपना प्रोडक्शन यूनिट बना लिया। विलेज की जो औरतें हैं वो फारिग टाइम में आके वहाँ पे क्या कर रही हैं, ये हैंडमेड क्लॉथ बना के दे रही हैं उसे। सो द सेंटर वॉज हाईली सक्सेसफुल। शी अर्नड ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग हर फर्स्ट ईयर एंड डिसाइडेड टू एक्सपैंड द बिजनेस बाय डिस्प्लेइंग हर प्रोडक्ट्स। तो उसने सोचा अब मैं बिज़नेस को एक्सपैंड करती हूँ, मीन अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बजाय अदर बिजनेस पे भी डिस्प्ले लगाती हूँ ताकि उधर भी चीज़ें बिकेंगी और इससे मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। सो एक्सपैंड हर प्रोडक्ट एट द इंटरनेशनल हेरिटेज फेयर। और उसने सोचा कि डिफरेंट फेयर्स जो होते हैं, डिफरेंट एग्जीबिशंस जो होती हैं, वहाँ पे मैं जाके स्टॉल लगाऊंगी तो वहाँ से भी कस्टमर मिलेगा मुझे। द बिगेस्ट साउथ एशियन आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन। Though this exhibition she received, through this exhibition she received several big orders and now she plans to expand and run it as her main business. और अब उसका ये अच्छा खासा बिजनेस बन गया है। क्यों? उस एग्जीबिशन से उसको और डिफरेंट कंट्रीज़ के भी ऑर्डर मिल गए। So while planning for expansion she decided to hire women at the monthly wage that conforms to the minimum wage law. तो उसने कहा मैं और औरतें जो है वो एम्प्लॉय कर लेती हूँ, वही मिनिमम वेज रेट ही उनको देना है, फ़ायदा बड़ा नज़र आ रहा है उसे। सो शी नोज़ दैट फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स देयर वुड नॉट बी एनी कंपेटिटर एंड वर्कर्स वुड नॉट हैव एनी अदर कंपेटिटिव अपॉर्चुनिटी। और वहाँ पे कोई और औरतों से इस तरह का काम करवाने वाला बिज़नेस है ही नहीं, मीन कोई प्रोडक्शन यूनिट है ही नहीं, तो मैं लो वेज भी चार्ज करती रहूँगी तो बड़ा फ़ायदा नज़र आएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो माहम की वेज पॉलिसी है कि मिनिमम वेज लॉ के अकॉर्डिंगली जो मिनिमम वेज है बस उतना ही दूं और आगे खुद ह्यूज प्रॉफिट जो है वो कमाऊं, इसको आपने टक्कर के अकॉर्डिंगली देखना है कि क्या एथिकली ठीक है या नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट से देखा जाए तो माहम के लिए ये प्रॉफिटेबल है, माहम के लिए ये प्रॉफिटेबल है। क्यों? बड़ा ह्यूज प्रॉफिट वो खुद कमा रही है मिनिमम वेज दे के, लेकिन वो जो वर्कर्स वुमेन हैं उनके पॉइंट से देखना पड़ेगा। क्यों? उनकी प्रोडक्ट या उनके काम के अगेंस्ट जितना प्रॉफिट, जितना बेनिफिट लिया जा रहा है, शायद उस बेनिफिट का पार्ट उन वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो माहम के लिए प्रॉफिटेबल है, बट वर्कर्स के लिए है या नहीं, डाउट है। लीगल है या नहीं, लीगल है। मिनिमम वेज लॉ के अकॉर्डिंगली उतना ही वो पे कर रही है, उसे बिलो नहीं पे कर रही तो लीगल है। फेयर है, स्टेक होल्डर के पॉइंट से फेयर है, तो शायद फेयर नहीं है। क्यों? ये विलेज की जो वुमेन आपके पास काम करने आ रही हैं फारिग औकात में, अल्टीमेटली ये गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए ही ये फारिग औकात में आपके पास काम करने आ रहे हैं और आप इनको पे कम कर रहे हो, आगे कमा ज़्यादा रहे हो।
एक तरह का उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो उन वर्कर्स वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद थोड़ा फेयर नहीं है। आपको उनकी पे भी थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए। लाइक आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हो, बिजनेस एक्सपैंड हो गया है, पीछे बैक हैंड पे काम कौन कर रहे हैं, ये वर्किंग वुमेन, तो पे इनकी थोड़ी मिनिमम वेज रेट से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मिनिमम वेज रेट ही पे किया जा रहा है तो ये फेयर नहीं है। राइट क्या ह्यूमैनिटी मोरालिटी को कंसीडर किया जा रहा है? तो यस, ऐसा आप कोई ऐसा काम नहीं करे कि ह्यूमैनिटी मोरालिटी कंसीडर नहीं हो रही, तो राइट भी है। सस्टेनेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, यस सस्टेनेबल भी है। क्यों? वर्किंग वुमेन जॉब्स कर रही हैं तो अपनी फैमिली की इनकम सपोर्ट बनेगी, जिससे क्या होगा, मेल तो काम करते ही करते हैं, अगर वुमेन भी काम करेंगी तो फैमिली की इनकम इंक्रीज़ होगी। इनकम इंक्रीज़ होने से इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेटर होगा। तो यस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ये 5 हेड हमने डिस्कस करने थे, बस यहाँ पे थोड़ी सी डाउट है, बाकी तो प्रॉफिटेबल भी है, लीगल भी है, राइट भी है और सस्टेनेबल भी। क्या करें? मार्क्स भी कितने हैं? 6 मार्क्स हैं, जिसमें 2 नंबर शायद इसी पॉइंट के ही होंगे कि फेयर में आपने बात क्या करनी है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 4 नंबर के लिए आपको क्या करना है, विच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर violated if Iqbal Khan uses the information given by marketing manager of STU and support his appointment in ABC company। मेरे ऊपर कोई केस है, पता नहीं इसमें कोई इकबाल खान है, STU कंपनी है, मार्केटिंग मैनेजर है उसका, कोई ABC कंपनी है, क्या है केस, पढ़ने से पता चलेगा। आपने क्या करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से वायलेट हुए हैं वो बताने हैं। और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमें पता है 5 होते हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या ख्याल है? यही हमने 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े थे। इंटेग्रिटी, एक प्रोफेशनल या कॉम्पिटेंट ऑडिटर को ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, मिसलीडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स पास करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, आपका वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पर्सनल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, योर बायस एटीट्यूड या प्रेशर ऑफ एनी अदर पार्टी नहीं होना चाहिए। मीन इंडिपेंडेंस मेंटेन रहनी चाहिए। प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर, मीन काम करने के लिए आपके पास नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए और विद केयर वर्क परफॉर्म करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई मिलती है बीइंग अ एम्प्लॉई अपने बिजनेस की, अपने एम्प्लॉयर की, तो वो सीक्रेट आपको डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए फॉर योर पर्सनल बेनिफिट या बेनिफिट ऑफ एनी अदर पार्टी। और प्रोफेशनल बिहेवियर, हमें बिहेवियर प्रोफेशनल शो करना है, मीन अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशन वर्क परफॉर्म करना है, लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रोफेशन के ऊपर डिसक्रेडिट आता हो, मीन लोग प्रोफेशन पे उंगलियां उठाते हो, मीन प्रोफेशन की रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है। तो देखना है इसके अंदर कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे। सो क्या केस है जी, इकबाल खान इज द मार्केटिंग हेड ऑफ डेल्टा बेवरेजेस विच इज करंटली फेसिंग टफ कंपटीशन फ्रॉम STU। तो 2 कंपनीज है हमारे पास, एक डेल्टा बेवरेजेस जिसमें इकबाल खान मार्केटिंग हेड है, जिसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, कहाँ से, STU से। ओबियसली मार्केटिंग हेड है तो शायद कस्टमर उधर STU में ज़्यादा जा रहा होगा, डेल्टा बेवरेजेस में नहीं आ रहा होगा, जिसकी वजह से इकबाल खान की ऑनर के हाथों आथर जाड़ होती होगी, शायद आप मार्केटिंग अच्छी नहीं कर रहे। सो अ न्यू एंट्रेंस इन द मार्केट, STU अभी नया नया बिजनेस मार्केट में एंटर हुआ है, लेकिन कंपटीशन टफ दे रहा है। डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स, सेल्स आर डिक्लाइनिंग विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर हिम एंड हिज टीम। मीन इकबाल खान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ी एफर्ट्स दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद सेल नहीं हो रही, कंपटीशन टफ है और उसकी टीम और इसके लिए ये बड़ा कंसर्निंग है। इकबाल
is invited to the Pakistan Advertising Association Award ceremony. तो एक अवार्ड सेरेमनी में इकबाल को भी इनवाइट किया गया। तो इसलिए बिज़नेस के लोगों को इनवाइट किया जाता है किसी सेमिनार्स में या सेरेमनीज में जो बिज़नेस रिलेटेड हों। तो इसको भी एक अवार्ड सेरेमनी में इनवाइट किया गया, पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन अवार्ड, वेयर ही मीट्स द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ STU। STU के मार्केटिंग मैनेजर से मिला ताकि पता कराऊँ ये क्या करते हैं, ऐसा इतना कस्टमर कैसे लेके जा रहे हैं, इनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, प्लान क्या है। The manager tells Iqbal that he has next quarter's marketing plan that he would be willing to share with him. तो जो मैनेजर है STU का, उसने इकबाल को कहा कि मेरे जो नेक्स्ट क्वार्टर के प्लान है वो मैं आपको बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। All he wants in return is that if he applies for a job in ABC company, then Iqbal should help him get it using his contact there। और वो जो मैनेजर है STU का, वो कोई ABC कंपनी में एक जॉब अप्लाई करना चाहता है, शायद कोई बड़ी कंपनी होगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन उसे पता है कि वहाँ के लोगों के साथ इकबाल का कांटेक्ट है, तो कहता है आप वहाँ पे मेरा रेफरेंस दिलवा देना, मेरी वो जॉब लेने में हेल्प आउट कर देना, मैं आपको अपनी कंपनी के सीक्रेट्स बता देता हूँ। क्या ख्याल है कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ताकि आप उसे अच्छी बना के बेनिफिट ले जाना। सो ये जो काम कर रहा है, अगर ये बता देता है सीक्रेट, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या ख्याल है? कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच हो रही है। और अगर इकबाल भी इसको वहाँ पे जॉब लेने में हेल्प आउट करते हुए इसके बिजनेस सीक्रेट कंपैटर के इसके थ्रू नॉलेज में ले लेता है, तो शायद इकबाल जो है वो ऑनेस्ट नहीं था। क्या ख्याल है? मैं दूसरे लोगों को आप करप्ट बना रहे हो एक तरह का। क्या देखते हैं? सो ऑल ही वांट्स इन रिटर्न is that if he applies for a job in ABC company, then Iqbal should help him get it using his contact there. Later, Iqbal find out that the manager who approached him was disgruntled because someone else in the team received the award and recognition for the marketing plan that he formulated. Later, Iqbal find out that the manager who approached him was disgruntled because someone else in the team received the award and recognition for the marketing plan that he formulated, which explains why he was willing to share his company's confidential information with the competitor. वो STU का मैनेजर आपको क्यों कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बताना चाह रहा है? क्यों? वो कहता है कि काम मैंने किया था, लेकिन मार्केटिंग का अवार्ड मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी और मैनेजर को मिल गया, तो इसलिए मैं इनको अभी छोड़ूंगा नहीं, मतलब इनके फ्यूचर प्लान में आपको बता दूंगा और मैं कहीं और मूव हो जाऊंगा। इकबाल खान रिसीव अ सील्ड पैक्ट फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजर ऑफ STU नेक्स्ट डे, और उसने अपनी मार्केटिंग की जितनी भी स्ट्रैटेजी थी, जितना भी प्लान था नेक्स्ट क्वार्टर का, वो इकबाल को सेंड कर दिया। इकबाल ने रिसीव कर लिया। तो हमने क्या करना है? Which fundamental principles are violated if Iqbal Khan uses the information given by marketing manager of STU and support his appointment in ABC company? तो एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल जो है वो वायलेट किया है किसने? STU के मैनेजर ने, और उसकी वायलेशन में इकबाल भी इन्वॉल्व था। क्या ख्याल है? दूसरा, बीइंग अ प्रोफेशनल, आपने इंटेग्रिटी मीन ऑनेस्टी उस बंदे ने शो नहीं की अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस मैनेजर ने इंटेग्रिटी शो नहीं की, और आपने भी उससे ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ली और उसको कहीं पे जॉब लेने में हेल्प आउट किया, तो आपने भी शायद प्रोफेशनल बिहेवियर शो नहीं किया। मीन इस तरह तो लोग प्रोफेशन के ऊपर उंगलियां बिठा सकते हैं। देखें ये मैनेजर क्या करते हैं, अपनी एक कंपनी की इंफॉर्मेशन कंपैक्टर के मार्केटिंग मैनेजर को किसी पर्सनल रिलेशन की बेस पर दे देते हैं। क्या ख्याल है? और अगर वहाँ पे जॉब आपने कॉन्टैक्ट के थ्रू इसे ले के दी, तो उस कंपनी का जो डिसीजन था एक जॉब होल्डर्स की प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट का, वो भी आपने इन्फ्लुएंस किया।
क्या ख्याल है, लाइक मेरिट के ऊपर जॉब जो होल्डर जो आ रहे थे शायद उनको आपने इन्फ्लुएंस किया, तो ये शायद उस कंपनी की आपने ABC कंपनी की ऑब्जेक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस किया। क्यों, वहाँ के लोग अगर आपके पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर इस मार्केटिंग मैनेजर को जॉब देते हैं, बाकियों को इग्नोर कर देते हैं, तो शायद डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ उनका आपकी बेस पर। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हुई है, इंटेग्रिटी ऑनेस्टी ब्रीच हुई है, प्रोफेशनल बिहेवियर शो नहीं किया दोनों मैनेजर्स ने ही, और ABC कंपनी की जो रिक्रूटमेंट है मार्केटिंग मैनेजर की वो भी इंडिपेंडेंस अफेक्ट की है इकबाल के थ्रू, मीन इकबाल के प्रेशर में। ये इकबाल ने इसकी जॉब करवाई किस प्रेशर में, इसने जो पैकेट दिया उस प्रेशर में। ये कोई 3-4 बातें की जा सकती, प्रोफेशनल कंपिटेंस का इसमें कोई जिक्र नहीं है। क्या कह रहा, इससे आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी था इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वही काम जो पिछले 3-4 वीक से हम करते आ रहे हैं। क्या करना है, आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है और आपने क्या करना है, वैक कैलकुलेट करना है फॉर 31 दिसंबर 2021। वैक कैलकुलेट करना है फॉर 31 दिसंबर 2021। और वैक कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है वैक का। क्या ख्याल है, इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। अगर प्रेफरेंस शेयर्स हो तो प्रेफरेंस शेयर्स इंटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय वेट, वेट मीन इक्विटी प्लस डेट। डेट एक से ज़्यादा आएंगे तो आगे इसी तरह से ऐड होते चले जाएंगे अपने रेट के साथ, और नीचे वेट भी उनका आ जाएगा। इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास वैक आ जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कहता द मैनेजमेंट ऑफ TZ लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू ओपन अ फैक्ट्री यूनिट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो कंपनी एक नई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए एक फैक्ट्री यूनिट ओपन करने का सोच रही है। डिटेल्ड फोरकास्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हैव बीन मेड and it is estimated that an initial capital investment of rupees 2.5 million is required। उस प्रोजेक्ट के लिए 2.5 million की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। The company's current 31st December 2021 authorized share capital consists of 4 million ordinary shares। ऑथोराइज हमारे लिए इग्नोरेबल थिंग है, हमें इशूड शेयर कैपिटल चाहिए। क्या चला, ताकि हम नंबर ऑफ शेयर्स देख लें, और अगर मार्केट प्राइस मिल गई तो हम मार्केट वैल्यू 50 निकाल लेंगे। ईच विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 0.25। ड्यूरिंग द लास्ट 5 years द नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू हैज रिमेन्ड कांस्टेंट एट 3 million शेयर्स। मीन कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, कितने इशू किए हैं, 3 million शेयर इशू किए हैं, तो हमें शेयर्स ही चाहिए, वो मिल गए 3 million। And the market price per share at 31st December 2021 is 1.35x div। और मार्केट प्राइस भी हमें करंट मिल गई है 31 दिसंबर 2021 की, और हमें एक्स डिव ही चाहिए होती है। अगर कम डिव हो तो हम उसमें से डिविडेंड माइनस करके एक्स डिव ले लेते हैं। तो यहाँ से शायद हमें मार्केट वैल्यू 50 निकालने में हेल्प मिल जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एक्स डिव प्राइस पर शेयर। द कंपनी पेज ओनली 1 डिविडेंड ईच ईयर on 31st December and dividend for the last 5 years have been as follows। एक ही डिविडेंड होता है, एक से ज़्यादा डिविडेंड भी होते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाइक इंटरम डिविडेंड भी हो सकते हैं, फाइनल भी होता है। तो ये कंपनी फाइनल डिविडेंड दे रही है, इंटरम नहीं दे रही, तो इसलिए इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और क्या डिविडेंड दिए गए हैं, पैसा में दिए गए हैं। 2017 में 10 पैसा, 18 में 10.8 पैसा, 19 में 11.6 पैसा, 2020 में 13.6 पैसा और 2021 में 13.6 पैसा। तो डिविडेंड की हिस्ट्री हमें दी गई है, डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है। मार्केट वैल्यू 50 तो निकाल लेंगे, हमें KE निकालने के लिए शायद ये काम देगी। TZ Limited currently has in issue rupees 800,000 8% debenture redeemable on 31st December 2025। 8% redeemable debenture हैं, 8% कूपन रेट,
रिडीमेबल हैं, कब रिडीम होने हैं? 2025 में। करंट ईयर क्या है? 2021, तो 22, 23, 24, 25, 4 ईयर का रिडम्पशन पीरियड है। क्या ख्याल है? द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज डिबेंचर्स इज ₹82.5 पर 100 नॉमिनल वैल्यू, और एक 100 वाले डेट की वैल्यू 82.5 है, तो 800,000 की हम निकाल लेंगे मार्केट वैल्यू। क्या ख्याल है? द कंपनी आल्सो हैज आउटस्टैंडिंग ₹900,000 बैंक लोन रिपेबल ऑन 31 दिसंबर 2029। एक बैंक लोन भी डेट है, एक डिबेंचर डेट है, एक बैंक लोन भी डेट है, 2 डेट है, और ये रिपेबल है 2029 में। मीन 8 साल इसका टाइम पीरियड है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस लोन इज वेरिएबल being fixed at 1.5% above the CIBOR which is currently 15%। मीन वेरिएबल है काइबॉर के अकॉर्डिंगली, लेकिन करंटली काइबॉर कितना है? 15%, तो इससे 1.5% अबव है। क्या ख्याल है? मीन फिक्स एलिमेंट 1.5 है, बाकी काइबॉर देखा जाएगा, तो काइबॉर 15% अबव 1.5%, तो दिस मीन कितना रेट बना? 16.5% रेट बन गया इसका। क्या ख्याल है? 16.5%। कोई टैक्स की बात की गई है? कोई बात नहीं की गई, तो हम भी टैक्स को इग्नोर करते हुए क्या करेंगे? वैक कैलकुलेट कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए? जिसके अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। क्या ख्याल है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए उसने हमें दे दिया जी 3 मिलियन शेयर्स हैं इंटू 1.35 जो है वो एक्स डी वो प्राइस है। तो प्लीज़ मुझे ये वैल्यू दे देंगे, 3 मिलियन इंटू 1.5 कितनी वैल्यू बनती है? 4.05 मिलियन। 4.05 मिलियन। और हमें क्या चाहिए जी? के ई हमें चाहिए, और के ई कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है या कांस्टेंट डिविडेंड है? कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड। क्या फार्मूला क्या था? फार्मूला क्या था? डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। क्या ख्याल है? मार्केट वैल्यू हमारे पास है, डिविडेंड हमारे पास है, करंट जो आपने दिया है 13.6 का, तो ग्रोथ हमें निकालना पड़ेगी। ग्रोथ निकालना पड़ेगी। कैसे ग्रोथ निकालेंगे? कि 10 का डिविडेंड 1 प्लस ग्रो होते हुए पहुंच गया कहाँ पे? 13.6 पे। कितनी नंबर ऑफ ग्रोथ से? 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ ग्रोथ से, रेज टू पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास जी आ जाएगा। प्लीज़ मुझे जी की फिगर दे देंगे कितनी बनती है? जी प्लीज़ मुझे परसेंटेज में दे दें कितना बनता है? 8%। क्या ख्याल है? 8%। तो पुट किया हमने, डी करंट डिविडेंड क्या दिया है? 13.6 पैसा। 13.6 पैसा। तो अगर आप रुपीज़ ले रहे हो तो क्या लोगे इसको रुपीज़ में? 0.136। क्यों? ये आप रुपीज़ में लोगे ना 1.35, या इसे भी फिर पैसे में कन्वर्ट कर लो। अगर ये रुपीज़ ले रहे हो तो 13.6 को भी आपने क्या करना है? रुपीज़ में लेना है, और ये 13.6 पैसा क्या बनेगा? 0.136 रुपीज़ इंटू 1 प्लस 8% ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 1.3 प्लस 8%। तो प्लीज़ मुझे के ई बता देंगे कितना बनता है? के ई की फिगर दे दें प्लीज़ मुझे। 18.88% शायद बन जाएगा के ई। 18.88%। देखिएगा ये निकल रहा है। उसके बाद हम आगे डेट में हमें मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर चाहिए। क्या कह रहा है? मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर चाहिए। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर उसने हमें दिया है कितना? 800,000। 100 वाले की मार्केट वैल्यू है कितनी? 82.5। तो प्लीज़ मुझे बता देंगे इसकी कितनी बनती है? कितनी? 660,000। 660,000। क्या ख्याल है? और हमें क्या चाहिए? के डी चाहिए इसका। क्या चाहिए? के डी चाहिए। और के डी कैसे निकलेगा? थ्रू IRR।
के डी कैसे निकलेगा? थ्रू आई आई आर। क्या ख्याल है? तो आई आर आर के लिए हम चले गए जी ईयर 0 में हम क्या करेंगे, 82.5 जो है वो नेगेटिव लेंगे। ईयर 1 टू ईयर 4 में हम लेंगे जी कूपन रेट कितना है, 8% मीन 8 लेंगे। और ईयर 4 में हम लेंगे रिडम्पशन वैल्यू, और रिडम्पशन कितने पे होगी? फेस वैल्यू 100 पे ही होगी। तो क्या करते हैं, एक पीवी निकाल लेते हैं एट द रेट ऑफ 10%, और पीवी एट द रेट ऑफ 10% निकालें तो ये 82.5 एज इट इज़ नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ से हम एक फिगर ले लेंगे, क्या, 8 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1। क्या ख्याल है? और इसका 100 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 4, तो यहाँ से हमारे पास एक एनपीवी आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास एक एनपीवी आ जाएगी। पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये प्लीज़ आपने मुझे बताना है कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो शायद एक पॉजिटिव एनपीवी आ जाएगी। तब नेगेटिव एक एनपीवी लेने के लिए हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा। कितना? सपोज हमने ले लीजिए 15% पे जो है वो एक पीवी ले लेंगे, तो ये 82.5 ऐसे ही रहेगा। 8 इंटू 1 माइनस 1.15 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.15। क्या ख्याल है? और ये 100 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज टू पावर 4, और यहाँ से आपके पास एक नेगेटिव एनपीवी आ जाएगी। आईआरआर के फार्मूला में पुट करेंगे। आईआरआर का फार्मूला क्या था? छोटा वाला रेट प्लस छोटे वाले की एनपीवी डिवाइडेड बाय छोटे वाले की एनपीवी माइनस बड़े वाले रेट की एनपीवी इंटू 5%, दोनों रेट का डिफरेंस आ जाएगा। मीन बी -8, बड़ा रेट माइनस छोटा रेट। तो यहाँ से आप जब आईआरआर निकालोगे तो आईआरआर आपके पास आ जाएगा कितना? 14%। कितना? 14%। तो इस डिबेंचर की ये मार्केट वैल्यू आ गई और ये उसका रेट आ गया। क्या ख्याल है? मार्केट वैल्यू और रेट आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और डेट है। दूसरा डेट कौन सा है? बैंक लोन है, 900,000 उसकी अमाउंट है। तो ये बैंक लोन आपने, ठीक है, 8 साल बाद पे तो करना है, लेकिन 8 साल बाद कितना पे करना है? इतना ही पे करना है, तो इसकी यही मार्केट वैल्यू भी होगी। क्या ख्याल है? डिबेंचर या बॉन्ड हम इशू करते हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है। ओवरड्राफ्ट या बैंक लोन की सूरत में वही जो वैल्यू, बुक वैल्यू है, वही मार्केट वैल्यू होती है। क्यों? वो चेंज नहीं होती, क्योंकि आपने टिल एंड वही पे करना है। और रेट इनका पोस्ट टैक्स लेना होता है, लेकिन इसके अंदर कहीं पे टैक्स का कोई जिक्र है ही नहीं, तो इसलिए हम यही 16.5% ही ले लेंगे। तो फार्मूला में चले गए, डाटा पुट करना है बस हमने। इक्विटी हमारे पास है कितनी? 4.05 मिलियन के ई हमने निकाल लिया, 18.88%। प्लस डेट हमारे पास डिबेंचर कितना है? 660,000, या मिलियन में ले रहे हैं इक्विटी, तो इसको भी मिलियन में लोगे तो क्या बन जाएगा? 0.66 मिलियन। 0.66 मिलियन इंटू रेट है इसका 14% केडी जो आईआरआर के थ्रू फाइंड किया, और फिर बैंक लोन आ गया, वो कितना बनेगा? 0.9 मिलियन। 0.9 मिलियन क्यों? 900,000 है, इंटू उसका रेट 16.5% डिवाइडेड बाय हम तीनों वेट ले लेंगे, 4.05 प्लस 0.66 प्लस 0.9 इंटू 100 किया। तो प्लीज़ मुझे वैक का आंसर दे दें, प्लीज़ मुझे वैक का आंसर दे दें, कितना बनता है? %17.9%। 17.9%। ये वैक का एक इजी क्वेश्चन था, हमने इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ये वैक का इजी क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। बीच में प्रेफरेंस शेयर्स वाले भी क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। क्या ख्याल है? के थ्रू कैपम निकालने की भी हमने क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ये इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। इसके अंदर तो टैक्स की इम्प्लीकेशन आई नहीं, हमने टैक्स की इम्प्लीकेशन वाले क्वेश्चन भी कवर किए हुए हैं, इसलिए इसमें गलती नहीं होनी चाहिए।
जी इसके अलावा टेस्ट में देखें तुम्हारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 भी था, एक क्वेश्चन नंबर 4 भी था जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपके पास कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दिए गए हैं, इनके की फीचर्स आपने बताने हैं। यूरो बॉन्ड की 3 लाइनें लिखनी हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की 3 लाइनें लिखनी हैं, वारंट की 2 लाइनें हैं, कमर्शियल पेपर की 2-3 लाइनें हैं, टी बिल की 3 लाइनें हैं। एक एक नंबर के लिए 5 नंबर है आपके पास बेटा। एक क्वेश्चन और है 3 नंबर के लिए कि आपने क्या करना है, फ्लोटिंग के मेथड हैं, प्राइवेट प्लेसिंग और इंट्रोडक्शन, इनको डिफरेंशिएट करना है 3 नंबर के लिए। और शायद हमने 3 डिफरेंसेस पढ़े हुए हैं। प्राइवेट प्लेसिंग जो है वो लेस कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू इंट्रोडक्शन। प्राइवेट प्लेसिंग जो है वो क्विक मेथड है एज़ कम्पेयर टू इंट्रोडक्शन। क्यों? ब्रोकर आपके फौरी जो है वो शेयर बाय कर लेते हैं, क्या ख्याल है। और प्राइवेट प्लेसिंग में आपके लिए कोई ज़्यादा कॉस्ट आपको बेयर नहीं करना पड़ती। इंट्रोडक्शन में आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, क्यों? मार्केटिंग वगैरह कराना पड़ेगी। सो टेस्ट कवर होता है ये। होपफुली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ में, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।